हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं स्पेस डॉकिंग के बारे में, यानी कि इसरो का ये नया मिशन जिसका नाम है स्पेडेक्स। क्या सुना है आपने स्पेडेक्स के बारे में? और क्या यूपीएससी जो कमीशन है आपका, वो इसरो के इस सफलता के बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है? साथ ही साथ आपको जानना होगा कि यूपीएससी ने पहले स्पेस के बारे में कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम यूपीएससी के किसी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पर आप देखिएगा, ये द क्वेश्चन इज, ये 2014 का सवाल है, लेकिन यूपीएससी अपने क्वेश्चंस को रिपीट भी करती है। लिखा हुआ है कैसिनी कैसिनी ह्यूजेंस। ये मिशन किस चीज के बारे में है? ऑर्बिटिंग द वीनस एंड ट्रांसमिटिंग डेटा टू द अर्थ। क्या कैसिनी कैसिनी सुनिएगा ध्यान से, कैसिनी क्या ये वीनस के बारे में है? वेरिटास तो हमने सुना है कि ये वीनस के बारे में है। इसरो के मिशन के बारे में आप सुनेंगे तो शुक्रयान आपने सुना होगा, ये वीनस का मिशन है। लेकिन कैसिनी कहाँ का मिशन है? ओके। सेकेंड है मैसेंजर। मैसेंजर ये है कि आपको मैपिंग करनी है और इन्वेस्टिगेट करना है मर्क्यूरी के बारे में, जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं। तो क्या मैसेंजर जो है वो बुध ग्रह का मानचित्र और जांच करना है? वॉयेजर 1 एंड 2 एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम। क्या वॉयेजर जो है वो बाहरी सौरमंडल की खोज के बारे में है? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2014 में। ऑप्शन से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर आप किसी एक के बारे में भी कंफर्म नहीं है तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि अगर आपको थर्ड वाला नहीं पता है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में थर्ड के बारे में है, 2 ऑप्शन में 2 के बारे में है, और आप 3 ऑप्शन में 1 के बारे में भी, 1 ऑप्शन नंबर 1 जो है आपके पास यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब है कि 2014, आज से 10 साल पहले भी हमें कैसिनी, मैसेंजर और वॉयेजर के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। यहाँ पे एलिमिनेशन काम करेगा या नहीं? मान लीजिए कि मुझे पता है कि कैसिनी ह्यूगेन जो है वो वीनस का मिशन नहीं है, तो 1 हमने एलिमिनेट किया, तो हाँ यहाँ पर यानी सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका कैसिनी मिशन, क्योंकि यहाँ पे तो आपका एलिमिनेशन काम कर रहा है। अगर सिर्फ 1 के बारे में हमें जानकारी है तो हम सीधे 1 को एलिमिनेट करके यहाँ पे टिक कर सकते थे कि आंसर जो है वो 2 एंड 3 है। तो यानी कि ये नॉट सो टफ क्वेश्चन में चला जाएगा। सबसे टफ क्वेश्चन यूपीएससी के वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपने आंसर्स हासिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नॉट सो टफ कैटेगरी में चला गया। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो कैसिनी मिशन है ये सैटर्न का मिशन है। तो ये सैटर्न यानी कि हम शनि ग्रह के बारे में, किसी को ना लगे वो ग्रह, लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे शनि ग्रह के बारे में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसिनी ऑर्बिटर, ठीक है। तो हम जब सैटर्न के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून है, सबसे ज्यादा चांद सैटर्न के पास ही है। जुपिटर सेकंड नंबर पे आता है। जुपिटर का गैनीमेड काफी फेमस है, लेकिन सैटर्न का तो कैसिनी बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये एक ऐसा मिशन था जो कि सैटर्न के लिए लाया गया था। सैटर्न के जो रिंग्स होते हैं, जो उसके क्लाउड लेवल पे रिंग्स होते हैं, उसको समझने के लिए कैसिनी मिशन को लॉन्च किया गया, और ये 2004 में लॉन्च किया गया। यूपीएससी ने क्वेश्चन 10 साल बाद पूछा 2014 में कैसिनी मिशन के बारे में। बाकी आपको जानकारी मिल गई है कि बुध ग्रह यानी कि मरकरी के बारे में हमें यह पता चल रहा है कि फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट जो कि मरकरी गया, वो कौन सा मिशन है? वो है मैसेंजर। अगर करंट अफेयर्स में आपसे अभी रीसेंट पूछा जाएगा तो आपको बेपी कोलंबो याद रखना होगा। बेपी कोलंबो ये क्या है? तो ये मिशन जो है ये भी मरकरी के लिए ही सेट किया जा रहा है, यानी बुध ग्रह जो कि सबसे नजदीक है सूर्य की, वहां पर अगर हमें मरकरी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, जैसे अभी हमारे पास जानकारी है कि मरकरी में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इस कारण से वहां का टेम्परेचर काफी कम और काफी ज्यादा दोनों ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर हमें बहुत ज्यादा सूर्य के तापमान से बचाता तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जब सूर्य अस्त हो जाता है तो एटमॉस्फेयर अपने हीट को उसमें कैच करके रखता है, जिस कारण से हमें बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगती है। और वीनस इसी कारण से सबसे ज्यादा हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट कहा जाता है, क्योंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी ज्यादा मोटा है, काफी ज्यादा डेंस है। तो इस कारण से वहां पे अगर सूर्य की किरण पड़ेगी और सूर्य अस्त हो भी गया तो भी उसके मोटे एटमॉस्फेयर में और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होने के कारण, जैसे हम जिसे भारत पूरे धरती पे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, तो वो वीनस के लिए आम बात है। और यही कारण है कि हम इन दोनों ही प्लैनेट पे रह नहीं सकते। ह्यूमन लाइफ सर्वाइवर
यहाँ पर नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे वॉयेजर, ये 1977 में लॉन्च किया गया था और आप देखिएगा ये जुपिटर एंड सैटर्न का मिशन है। वॉयेजर 2 जो है, यानी कि वॉयेजर 1 में हम जुपिटर एंड सैटर्न जा रहे हैं, उसके बाद यूरेनस एंड नेपच्यून, है ना, इसी तरह से है। तो बेसिकली हम जान रहे हैं कि हमारे पास 2 प्रकार के प्लैनेट होते हैं। 2 प्रकार के प्लैनेट कहने का क्या मतलब है, तो जब हम मर्क्यूरी की बात करेंगे, जब हम वीनस की बात करेंगे, जब हम अर्थ की बात करेंगे, जब हम मार्स की बात करेंगे, तो ये 4 जो हैं ये इनर है, टेरेस्टेरियल है, छोटे प्लैनेट्स हैं ये, लेकिन हवा से फूल गए हैं बड़े बड़े प्लैनेट, जो हवा, गैसियस प्लैनेट, जोवियन प्लैनेट इसको कहते हैं। तो ये है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। वॉयेजर 1 जो है वो जुपिटर और सैटर्न के लिए था और यूरेनस और नेपच्यून के लिए वॉयेजर 2 मिशन लाया गया था। यूपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट की तैयारी के लिए एक पिलर होते हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका डीप एनालिसिस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब हमने ये सारी बातें जान ली, तो आइए आज हम जानते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हमारा क्या है, हम देख रहे हैं कि भारत ने लॉन्च किया अपना फर्स्ट स्पेस डॉकिंग मिशन। हम आगे की बात कर रहे हैं, स्पेस को एक पूरी तरह से एक इकोनॉमी के हिसाब से सेट करने की बात कर रहे हैं। स्पेस से हम ज्यादा से ज्यादा साइंस के एडवांटेजेस का फायदा हम ह्यूमैनिटी के लिए उठाना चाहते हैं। हम बाकी कंट्री से भी एक इंटरनेशनल रिलेशंस में अब आप स्पेस को अलग से पढ़ते हैं, है ना। जैसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस में हम डिफेंस पढ़ते थे, टेक्नोलॉजी पढ़ते थे, एनवायरनमेंट पढ़ते थे, अब स्पेस का अर्थव्यवस्था के बारे में बात होती है। आगे आने वाले समय में इसरो गगनयान मिशन पे जाने वाला है, जहां पे 4 एस्ट्रोनॉट्स, जिसे हम गगन नॉट्स कह रहे हैं, उनको स्पेस में भेजा जाएगा। इसके अलावा शुक्रयान मिशन, और हम अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी डेवलप करने वाले हैं। इसी बीच में इसरो ने एक तरक्की की है जो कि है स्पेडेक्स, यानी कि यहाँ पे स्पेस डॉकिंग की बात हो रही है। डॉकिंग के बारे में हम क्या जानते हैं, एक मूवी आपने देखी होगी इंटरस्टेलर, उसमें एक कैरेक्टर था डॉक्टर मैन। इस कैरेक्टर ने बीच में, अगर आपने पूरी मूवी देखी है, तो 2 सैटेलाइट को जोड़ने की, जैसे बहुत पुरानी एक मूवी है द ट्रेन में क्या होता है कि 2 ट्रेन के जो डब्बे हैं उसको जोड़ने के, दोनों अटैच हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, तो दोनों को जोड़ने के लिए कोई व्यक्ति है जो बीच में जाता है, खूब एनर्जी लगाता है और ट्रेन के दोनों डिब्बे को जोड़ देता है। उसी प्रकार से इंटरस्टेलर में 2 सैटेलाइट को जोड़ने की का आपने विजुअल्स देखा होगा, जिसके बाद बहुत बड़ा सा बम्बार्डमेंट होता है, एकदम हाई एक्सप्लोजन हो जाता है, राइट। तो ये जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हमारे 2 सैटेलाइट स्पेस में भेजे गए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2 सैटेलाइट है जो कि स्पेस में भेजे जा रहे हैं, SDX-01 और XDX-02 बोल सकते हैं, 02 बोल सकते हैं, O2 बोल सकते हैं। तो ये स्पेसक्राफ्ट ए है, ये स्पेसक्राफ्ट बी है। अब इसको इस तरह से इमेजिन कीजिए कि धरती से 470 किलोमीटर ऊपर दोनों स्पेसक्राफ्ट चले गए, ठीक है, और एक अपने गति से घूम रहा है, दूसरा अपने गति से घूम रहा है। ये कभी सट सकते हैं क्या? नहीं सट सकते, यानी कि इसको सिंक में भेजना पड़ेगा। दोनों भेजे गए, ये अपने गति से घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, लेकिन धीरे धीरे दोनों का स्पीड इस तरह से, हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, हम एक्चुअल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इस तरह से चेंज करना पड़ेगा कि ये भले कितना भी 20 किलोमीटर दूर भी है, तो एक जगह जाके ये रुक जाए, ये टारगेट हो जाएगा, और दूसरा जो है चेजर हो जाएगा, और दोनों जाकर सट जाए। यही जो सट गया ना, यही जो स्पेसक्राफ्ट सट गया, इसे हम स्पेस डॉकिंग कहते हैं। यूपीएससी चाहती है कि आप किसी भी टफ से लेकर टफ टॉपिक को काफी आसानी से आम भाषा में समझने की कोशिश करें, और सामने वाले को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप लिखकर, जो मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं, लिखकर एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि इस यूपीएससी अगर स्पेस के क्वेश्चन पूछ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पेस में स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट को ढूंढ रही है। इसका मतलब है कि आम भाषा, आम जागरूक नागरिक के हिसाब से क्या आपको स्पेस के बारे में जानकारी है या नहीं। तो इसी तरह से बस आपको इतना समझना है कि यहाँ पर हम दोनों मिशन, दोनों स्पेसक्राफ्ट को सटाने की बात कर रहे हैं। तो आइए इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्या क्या जानकारी है हमें। सबसे पहले, भारत क्या ऐसा करने वाला पहला देश है? नहीं, भारत ऐसा करने वाला चौथा देश है, यानी कि हमसे पहले भी 3 देशों ने इसको हासिल कर लिया है। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्पेस डॉकिंग को लेकर और कौन से 3 देश हैं जिसने भारत के पहले इसको कर लिया है। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश है, और 30 दिसंबर 2024 को हमने इसको सफलतापूर्वक करने का प्रयास किया है।
ठीक है, तो आप देखिएगा स्पेस डेक्स, सबसे पहले आप देखिए कि ये भारत का पहला फर्स्ट स्पेस डॉकिंग मिशन है। डॉकिंग कैपेबिलिटी जो कि हमें आगे आने वाले भविष्य में और ज्यादा सफलता देगा, यानी भविष्य के लिए एक हमारा रूपरेखा तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ अगर हम बात करते हैं कि चांद से हम सैंपल लेकर आ जाएंगे, या फिर हम बात करते हैं कि कोई स्पेस स्टेशन हम बना लेंगे, या फिर हम बात करेंगे कि हम ह्यूमन को भेज देंगे, तो ये सब कुछ अब पॉसिबल है क्योंकि हम स्पेस डॉकिंग कर रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि हम चांद से कोई सैंपल लेकर आने वाले हैं, एक सैटेलाइट ने ऐसा कर दिया, वो सैटेलाइट घूम रहा है, लेकिन वो आएगा कैसे? जब हम दूसरे सैटेलाइट को भेजेंगे वो जाकर उससे सट जाएगा और वो उसको लेकर आ जाएगा। ये उसी तरह से है। या फिर अगर हम बात करते हैं कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे, तो एक सैटेलाइट हमने भेजा लेकिन वो हमारा स्पेस स्टेशन नहीं है, अब हमें दूसरा भेजना पड़ेगा, दोनों सट जाए, है ना, दोनों सटे, फिर तीसरा जाए, फिर वो भी उससे सट जाए, और फिर हम अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पेस डॉकिंग जो है वो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों था। तो अब आप यहां देखेंगे कि ये कौन से व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया, PSLV C60, प्लीज इसको याद रखिएगा, C60 जो कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। दो सैटेलाइट है जैसे हमने बात की, एक है चेजर और दूसरा है टारगेट। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं वन वाले की, जो वन है SDX-01, तो वो जाएगा और ये जो है घूमता जाएगा, ये चेजर है। और जब हम दूसरे को भेजेंगे तो ये हमारा टारगेट है, यानी कि टारगेट को कहीं जाकर रुकना है और चेजर जाकर उसमें सट जाएगा। इस प्रकार से हम स्पेस डॉकिंग करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये बस यही है कि दोनों को हम सेम कक्ष में लेकर आएंगे, सेम ऑर्बिट में लेकर आएंगे और दोनों जो है आपस में सट जाए। अगर ऐसा हो पाया तो ये बहुत ज्यादा अहम रहेगा हमारे लिए, जब हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो कि हम 2035 में बनाने वाले हैं, उसको बनाने के लिए ये हमारे लिए बहुत अहम रहेगा। साथ ही साथ अगर हम चंद्रयान 4 में कह रहे हैं कि हम लूनर स्पेस सैंपल लेकर आएंगे, यानी चांद से हम कोई सैंपल धरती पर लेकर आएंगे, तो उसके लिए भी ये काफी ज्यादा अहम है। धरती से 470 किलोमीटर ऊपर, 470 किलोमीटर ये दोनों सैटेलाइट भेजे जाएंगे। शुरुआत में इनके बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगा, यानी कि 10 से लेके 20 किलोमीटर का बीच का इसमें डिस्टेंस रहेगा। और फिर आगे जाने के बाद क्या होगा कि SDX-02 जो कि टारगेट है वो रुक जाएगा और SDX-01 जाकर उसमें वापस से सट जाएगा। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से देख सकते हैं कि पहले 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, पहले तो 10 से 20 किलोमीटर का है, फिर एक जब रुक गया तो दूसरा उसके पास जाएगा तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, फिर 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, फिर 500 किलोमीटर का डिस्टेंस, फिर 225 किलोमीटर का डिस्टेंस, फिर फाइनली जाकर 15 और 3 मीटर्स का, सॉरी मीटर होंगे यहाँ पे, है ना, 1.5 किलोमीटर, फिर 500 मीटर, फिर 225 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 3 मीटर का डिस्टेंस धीरे धीरे घटेगा और फिर हो जाएगी डॉकिंग। डॉकिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर दोनों सट जाएंगे और इसको अब एक वीडियो कैमरा रहेगा जो इसमें पूरा चेक करेगा इसको। यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर का भी ट्रांसफर होगा। आप ध्यान रखिएगा कि जब हम पृथ्वी से ऊपर जाने की बात कर रहे हैं तो 470 किलोमीटर का ये सैटेलाइट ऊपर जाएगा और पृथ्वी से इसका कुछ इंक्लिनेशन रहेगा, 55 डिग्री तक का इंक्लिनेशन पृथ्वी से इसका रहेगा। मॉनिटरिंग, निगरानी कैसे होगी? एक वीडियो कैमरा यहाँ पे रहेगा बीच में जो कि इसको ऑब्जर्व करेगा। जैसे ही डॉकिंग हो जाएगी, डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक पावर का यहाँ पर ट्रांसफर भी होगा। और अनडॉकिंग का मतलब क्या है? अगर हमें दोनों को अलग करना है, दोनों को सेपरेट करना है, जो कि हम आगे 2 साल में भी इसको टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, अभी इसरो ने इसको नहीं किया है, अभी हम डॉकिंग की ही बात कर रहे हैं। तो अगर हमें अनडॉकिंग करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रावधान रहेंगे। जब हम PSLV C60 की बात करते हैं, क्यों चुना गया है PSLV C60 को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू असेंबली मेथड्स हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट, बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स है जैसे कि पोएम की भी बात की जा रही है, तो इसके इनोवेशंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि असेंबली मेथड वही है कि डॉकिंग हम कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम अंतरिक्ष में कहीं जाकर खोजना चाहते हैं कि क्या वहां पे जीवन संभव है, क्या जैविक प्रयोग किए जा सकते हैं, तो उसके लिए भी PSLV C60 को यहाँ पे उसके इनोवेशंस को चुना गया है। पोएम
पोएम यानी कि ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल जो है हमारा, तो उसके लिए भी यहाँ पे C60 को चुना गया है। तो बायोलॉजिकल स्टडीज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम अगर देखें कि स्पेस में क्या प्लांट का जर्मिनेशन हो सकता है, तो उसके लिए हमने PSLV C60 को चुना है। उसके बाद MIT यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर माइक्रोग्रेविटी, जहाँ पे बिल्कुल ही ग्रेविटी ना हो, वहां पढ़ने की बात की है प्लांट सेल्स को। RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने भी यहाँ पे स्टडी किया है कि जो ग्रोथ कर्व ऑफ गट बैक्टीरिया इन स्पेस, गट में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि गुड बैक्टीरियाज कहलाते हैं, तो गट बैक्टीरिया इन स्पेस, इसके टेक्नोलॉजी इनोवेशंस को पढ़ने की बात की है। साथ ही साथ जो स्पेस में डेब्रिस, जो कचरा जम जाता है, तो कचरा जो जम जाता है तो वो हम एक रोबोट भेजेंगे और रोबोटिक आर्म से वो कलेक्ट हो सकता है कि नहीं, इसको भी यहाँ पर पढ़ने की बात की जा रही है। यानी कि डॉकिंग के कारण हम बाकी और अपने स्टडीज को फर्दर इनहैंस कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में स्पेस से अगर हमें एक स्पेस सैटेलाइट बनानी है, पूरी तरह से वहां पे उसको असेंबल करना है, एक स्टेशन बनाना है, स्पेस स्टेशन बनाने के लिए, या फिर लूनर सैंपल कलेक्ट करने के लिए अगर इंसान जाएंगे, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट वहां पे जाएगा और किसी भी कारणवश उन्हें बीच में ही रुकना पड़ा, तो उसके लिए भी ये डॉकिंग के एप्लीकेशंस हमारे काफी फायदेमंद आएंगे। तो भारत ने अब इसको लॉन्च कर दिया है, इसी बारे में हमारा आज का चर्चा था। किसी भी टॉपिक को आप बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं यूपीएससी के हमारे बैचेस में। 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी के बीच में अगर एनरोल करेंगे तो आपको 90% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप हमारे प्रीमियम प्राइम के सब्सक्राइबर बनेंगे, इसका मतलब है आप अपना टाइम को एक्सटेंड करना चाहते हैं, वैलिडिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको 10% का यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये यूपीएससी का हमारा संघर्ष बैच है जो कि प्रीलिम्स 2025 का बैच है। और इस बैच में आप देखिएगा कि ऑफर प्राइस जो है वो ₹4000 की रखी गई है। 15,000 का बैच है, लेकिन क्योंकि अभी हमारा डिस्काउंट सेल ऑफर चल रहा है न्यू ईयर का, तो 3 जनवरी के पहले अगर आप लीजिएगा तो ये आपको सिर्फ 4000 रुपीज में मिल जाएगा। सारे जो भी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं आप यहाँ देख सकते हैं। एक हमारा मेगा बैच भी है। मेगा बैच में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम यूपीएससी के साथ साथ अपने स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि बिहार की या राजस्थान की या फिर यूपी की, एमपी की, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मेगा बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये 9000 का डिस्काउंटेड प्राइस में बैच आपको मिलेगा, जिसमें आप यूपीएससी के साथ साथ अपने स्टेट पीसीएस की तैयारी भी बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट्स और बेस्ट नोट्स के साथ कर सकते हैं। इन बैचेस में जो बेस्ट चीज आपको मिलेगी वो यही है कि टॉपिक का क्लियर कंसेप्ट्स और साथ ही साथ ऐसे नोट्स जिसको आप हूबहू अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। तो ऐसे नोट्स से आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा, राइट। और एक हमारा मंथन बैच भी है। मंथन बैच में आपको क्या फायदा है कि ये टेस्ट सीरीज है। यहाँ पे आप 23 टेस्ट दे सकते हैं सिर्फ 1000 रुपए में। एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच जो है वो 1100 का है। तो ये सारे डिस्काउंटेड प्राइस हैं, लेकिन ये सब सिर्फ 3 जनवरी तक ही अवेलेबल हैं। 3 जनवरी के बाद आपको ये बैचेस मिलेंगे तो जरूर, लेकिन ओरिजिनल प्राइस पे। तो बिल्कुल भी देरी मत करिए। एनसीईआरटी या टेस्ट सीरीज सिर्फ यूपीएससी के लिए संघर्ष बैच, और जो हमारा मेगा ऑफर है वो यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस है। इसमें अपने आप को एनरोल करें और सफलता पाएं अपने ड्रीम जॉब में। थैंक यू।